आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। गैंगवार से जुड़ी खबर, जहां 5 लोगों की मौत की भी खबर है। 2 पक्ष जिनमें सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई है। मोहना चांदपुर बांध के पास की घटना है, जहां पर 2 अलग अलग गुट हैं जिन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग की है। पुलिस ने एक को गोली लगने की बात स्वीकारी है। दियारा में 3 थानों की पुलिस फिलहाल मौजूद है। तो पुलिस ने अभी तक स्वीकारा कि एक को गोली लगी है, लेकिन जो खबर मिल पा रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की मौत की खबर है। 2 पक्ष जिनमें आपस में वर्चस्व को लेकर फायरिंग हुई है। कई राउंड, सैकड़ों राउंड फायरिंग की खबर है। मोहना चांदपुर बांध के पास यह फायरिंग हुई। कटिहार का है, उधर साहेबगंज का, इधर भागलपुर का। उस दियर एरिया में कुछ आपराधिक लोग जो है आपस में सूचना मिली है गोलीबारी की। एक हमारे जो एसडीपीओ है वहाँ पे हैं और हमारी 3 थाने की फोर्स है उधर, और हम लोग जो है पूरा वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। एक घायल व्यक्ति की जो है हमें सूचना मिली है। खबर है भागलपुर से, जहां अपराधियों ने बम फेंकने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना इशाकचक थाना इलाके का है, जहां पानी टंकी के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने बम फेंका। बम के छर्रे से 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और सरेआम बम फेंककर फरार हो जाते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में बम फेंके जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर 2 बाइक पर सवार लोग आते हैं और बम फेंककर निकल बनते हैं। धनबाद शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से नगर निगम लगातार अभियान चला रहा और इस कड़ी में अभियान के तीसरे फेज में रणधीर वर्मा चौक से हीरापुर भिष्टीपाड़ा जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई की गई और सड़क किनारे अतिक्रमण किए गई दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। निगम की इस कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने विरोध किया है। निगम प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया। निगम की कार्रवाई के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही। एक इसी रोड में जाम होता है, मानते हैं कि इस रोड में जाम होती है, मगर जहाँ जहाँ सरकार ने अपने दारू दुकान का इंतजाम किया, देखिए वहाँ पे जाम लगता है। ये नहीं, स्कूल बस है धनबाद में, कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ का सिस्टम है नगर निगम के पास, बीच रास्ते में साड़ आ जाता है। कभी कोई देख कर रहा है। विधायक जी जो हमारे धनबाद के विधायक जी है, वो कुछ दिन पूर्व भी बोले थे कि रोड जाम हो जाता है। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आप हमारे धनबाद के गार्जियन हैं, आपको होना चाहिए कि कैसे धनबाद का ये समस्या का निदान। तरफ से रास्ता निकलता था। हाँ, और आप देखे होंगे कि हर वक्त ये जाम रहता था। ठीक है, बहुत से संस्थाओं जो इसके कहा गया कि इसको आप लोग कंट्रोल नहीं हुआ, तो आज इसको हटा दिया गया। अभियान ही चलेगा। जहाँ जहाँ ट्रैफिक का दिक्कत है, जहाँ बच्चों को स्कूल जाने में कठिनाई है, हॉस्पिटल जाने में कठिनाई है, उस रास्ते को सब दोबारा लगाते हैं। इसके लिए एजेंसियां हैं, वो देखेंगे। इधर मधुबनी में बीते बुधवार को सदर एसडीएम अश्विनी कुमार की छापेमारी में बड़े पैमाने पर खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी का खुलासा हुआ, जबकि गेहूं की बुआई के लिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा। ऐसे में एसडीएम की कार्रवाई के बाद किसानों को जहां खाद मिलने की आस है, वहीं खाद की जमाखोरी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की उम्मीद बंधी हुई है। और इसी उम्मीद और जोश के साथ सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट के सामने जमा होकर एक तरफ जहां खाद की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। जायजा लिया अमित रंजन ने। मधुबनी में खाद की किल्लत से परेशान किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं और अभी यहाँ बीते 2 दिन पहले बुधवार को सदर एसडीएम के द्वारा जो छापामार कार्रवाई हुई है, उसमें अवैध तरीके से बताया जा रहा है कि 5000 से अधिक खाद की बोरियां बरामद हुई। उसके बाद किसानों में एक आस जगी है और किसान यहाँ सड़क पर उतर आए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान, यहाँ महिला पुरुष सभी यहाँ सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ समाहरणालय के सामने लोग यहाँ पहुँचे हैं। लोगों का कहना है कि अभी जो कार्रवाई हुई है, ये अगर लगातार चलती है तो खाद को लेकर जो किल्लत चल रही है वो दूर होगी। हमारे साथ जो यहाँ कुछ किसान हैं, हमारे साथ प्रक्रिया के तहत सदर एसडीओ के द्वारा कालाबाजारी का जो गोदाम को पकड़ा गया, उस कारण किसानों में एक बहुत बड़ी आस जगी है और उजाले की किरण दिखाई दे रही है। अब लग रहा है कि किसानों के हित में कोई ना कोई बड़ा कारनामा होगा, जिसके लिए हम लोग सारे लोग उनके समर्थन और अपने किसान भाई के समर्थन में यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? पंकज सिंह, खैरा तिलक।
एहि बेर कृषि विभाग के मधुबनी जिला के कृषि विभाग के ईंट से ईंट बजा देबै, एहि पर कार्रवाई नहीं हेतै, फेर से घेरबै, मधुबनी के चक्का जाम कऽ देबै, एक आदमी के नहीं चलऽ देबै। स्थिति मधुबनी जिला के कृषि विभाग द्वारा खराब कऽ देल जेतै। हम सब कोनो स्तर पर लड़ाई लड़ऽ ला तैयार छियै। एहि बेर माथ में मुरेठा बान्हि कऽ किसान के ई कफनो छै, खेते में मुरेठा रहतै, यह मुरेठा कफनों में जेते, तो यह मुरेठा बांध कर सड़क पर उतर गए। किसान पहुँच नहीं देवे कोटा के। यहाँ किसान काफ़ी नाराज हैं। आप ये देख सकते हैं कि किसानों का कहना है कि अगर यहाँ आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी तो किसानों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इसका समाधान होगा। और यही वजह है कि यहाँ जो भी बुधवार को जो सदर एसडीएम के द्वारा जो छापामार कार्रवाई की गई है उसके बाद किसान थोड़े खुश हैं, कुछ राहत मिली है लोगों को, और लोग चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहे। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। पूर्वी चंपारण में बालू माफिया ने खनन पदाधिकारी पर फायरिंग की, जिसमें महिला अधिकारी बाल बाल बचे। मामला केसरिया के सतरघाट ढेकाहा गांव की है। जिला खनन पदाधिकारी रागिनी कुमारी अवैध तरीके से बालू का खनन कर रहे माफियाओं को रोकने गई थी। इसी दौरान उन पर 4 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें बाल बाल बचे। इस दौरान बालू माफिया ट्रैक्टर पर लदे बालू लेकर फरार हो गया। शिवहर में उत्पाद विभाग की बैरक पर पासी समाज के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। बैरक का घेराव कर लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का कहना था कि बेवजह उत्पाद विभाग की टीम की ओर से पासी समाज के लोगों को परेशान किया जाता है और ताड़ी के कारोबार से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। आक्रोशित लोगों ने गिरफ्तार ताड़ी कारोबारियों को छुड़ाने का प्रयास किया। घटनास्थल की तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। एसडीपीओ और एसडीओ खुद मौके पर कैंप कर रहे हैं। हम लोग आज यहाँ पर आए इनको बात कहने। हम लोग को देख लिए बार्डी लाठी चार्ज करने के तैयार में है। हम इन लोग को बता देते हैं हम लोग मरने हैं, हम लोग के पास गोलियां चलाए। इससे अच्छा जिंदगी से जीने से मर जाना है, अच्छा है। इन लोग का तो शासन में है, सत्ता में है, प्रशासन है। हम लोग गोली मारे, हम लोग गोली खाने को तैयार हैं। विभाग के जो कार्यालय हैं वहाँ पर कुछ खजूर से जूस जो नीचे उतारा जा रहा था उसी दौरान पकड़ने की बात आई है। इसके मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद जो आवश्यक कार्रवाई होगा किया जाएगा। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब कांड का एक संदिग्ध मामला वैशाली से सामने आया है। महनार स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से बीमार हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। प्रिंसिपल का नाम जय प्रधान नेवर है, जो दार्जिलिंग के रहने वाले थे। स्कूल के संचालक ने शराब पीने से मौत की बात कही है। वहीं पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर लाया गया। वहीं दूसरी ओर महनार के ही देशराजपुर निवासी एक युवक राहुल की तबीयत खराब हो जाने के बाद गंभीर हालत में हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। महनार के पीएससी में राहुल का इलाज करने वाले चिकित्सक ने भी शराब पीने की आशंका जाहिर की है। राहुल के पुर्जे पर भी सस्पेक्टेड केस ऑफ अल्कोहल लिखा है, जिसमें आशंका जताई जा रही है कि राहुल ने 2 दिन पहले शराब पी थी। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि राहुल और प्रिंसिपल ने एक साथ शराब पी थी या दोनों ने अलग अलग शराब का सेवन किया था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दारू पिया, दारू पी के रखा हुआ है। अपने आपके क्षेत्र में दारू मिल रहा है? हाँ, तो मिल रहा तब ना पिया तब मरा है। जो मरे हैं वो कौन थे? वह दार्जिलिंग के प्रिंसिपल था हम लोग का। आपके स्कूल का क्या नाम हुआ? सबको तो पता नहीं रहता, तो पता नहीं। मरीज आपका देशराजपुर का था, राहुल कुमार नाम था उसका, और वो थोड़ी बेहोशी वाली ही कंडीशन में आया था। 2 दिन पहले उसने कुछ लिया था, शायद शराब ही लिया हो, क्योंकि जो कंडीशन देखने में लग रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं। जब तक ये हो जाता है तब तक तो कुछ भी बोल। पटना के रामकृष्ण नगर में जमीन पर कब्जा करने आए 2 युवकों को देसी कट्टे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अपराध की योजना बना रहे एक और अपराधी को पिस्टल और 7 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि खबर मिली थी कुछ लोग जमीन पर कब्जे के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई। उनके पास से एक देसी कट्टा, 8 mm का 4 जिंदा गोली और 2 मोबाइल फोन बरामद हुआ। 1 घंटे बाद फिर एक दूसरी सूचना मिली कि खेमनीचक में दीपक कुमार उर्फ भैरव नाम का एक सक्रिय अपराधकर्मी है, आया हुआ है और उसके पास देसी पिस्टल है। इस सूचना पर मैं स्वयं गया और उसको खेमनीचक शिव मंदिर के पास से पकड़ा।
सीतामढ़ी में एक बच्चे की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। काफी देर तक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को बंधक बनाए रखा। लोगों का आरोप था कि आंगनबाड़ी केंद्र पर टीका देने के बाद बच्चे की मौत हुई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, तब बंधक बनी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को छुड़ाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बच्चे की मौत क्यों हुई, ये जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चा लेकर मम्मी बताई इसको बच्चा का मेरा डेट नहीं पूरा हुआ है, तो इसको अभी इतना ही 1 महीना 10 दिन डेट हुआ है। तो लोगों के बाद उसको सुई दिया, जब डेट दिया अपना मन से 2 सुइया दिया तो बच्चा अछवाने लगा। उसको गोर में ना कर बच्चा को फिर होश में लगा, फिर सुइया उसको दिया। और मैं रात 1 बजे बच्चा डेट करे, मुंह में आया और नाक में ब्लड गिरा। 1 बजे आके डेट किया। इन लोगों को कंप्लेंट किया, कोई रिपोर्ट नहीं लिया। पता चलेगा कि क्या कारण है, आगे प्रक्रिया क्या कर रहे हैं? टीका से हुआ है या फिर कोई अन्य कारण है? टीका है कि जो उसको एएनएम से भी पूछेंगे, सारा हम वैक्सीन का जांच कराएंगे, देख लेंगे, क्योंकि वैक्सीन तो और बच्चों को भी पड़ा है। अगर वैक्सीन के चलते होता तो और बच्चों को भी होता। बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों ने पुनर्वास और जमीन की मांग को लेकर सेक्टर 9 के कूलिंग पॉन्ड में अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह शुरू कर दिया है। कड़कड़ाती ठंड में 5 विस्थापित नेता नंगे बदन पानी में जाकर खड़े हो गए और बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। आंदोलनकारियों ने बोकारो स्टील प्लांट की जमीन पर बसे 33 अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही घर बनाने के लिए 10-10 डिसमिल जमीन देने की भी मांग की है। डीपीएलआर के द्वारा जमीन का बंदरबाट हो रहा है, पैसों का खेल हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2020 में 33 अतिक्रमणकारी का बाकायदा लिस्ट निकला हुआ है डीपीएलआर के विभाग के द्वारा, लेकिन आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन को और विभाग को अगर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तो अतिक्रमणकारियों पर करनी चाहिए थी, लेकिन बाकायदा आज जो रैयत हैं, जो विस्थापित हैं, आज भी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, कभी आत्मदाह तक जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में इन दिनों छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों की ओर से नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं और बच्चों को भी अनोखा तरीका खूब भा रहा है। ऐसी अनोखी पढ़ाई पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में प्रियंका मैडम करवा रही हैं। प्रियंका मैडम झाल बजाकर बच्चों को न सिर्फ पहाड़ा पढ़ाती हैं, बल्कि झाल की झनक पर गिनती और गाना भी सिखाती हैं। जादू ऐसा है कि बच्चे रोज स्कूल आना चाहते हैं और झाल बजते ही झूमने और गाने पर मजबूर हो जाते हैं। अपनी इस अनोखी पढ़ाई को लेकर झाल वाली मैडम भी कहती हैं कि इस तरीके के बाद क्लास में 1% बच्चे भी अनुपस्थित नहीं रह रहे। जो सिखाते हैं वो बच्चे याद कर लेते हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षक एक से बढ़कर एक पढ़ाने का तरीका अपना रहे हैं। तो राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय में हम पहुंचे हैं। यहां पर भी प्रियंका कुमारी नामक शिक्षिका अनोखे ढंग से झाल वाली पढ़ाई करवा रही है। तो देखिए, बच्चे जो हैं बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचने लगे हैं जब से प्रियंका झाल बजाकर पढ़ाई करवा रही है। तो ये क्लास 1 और 2 की तस्वीर है, जहां पर देखिए कि प्रियंका मैम मौजूद हैं और कैसे बच्चों को पढ़ा रही हैं। ये तरीका सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, जरा देखिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अनोखे ढंग से झाल बजाकर पढ़ाई करवा रही हैं प्रियंका कुमारी, और बच्चे झूम रहे हैं, गा रहे हैं, साथ ही मस्ती कर रहे हैं। तो हम मैडम से बात कर लेते हैं कि ये तरीका जो है कहाँ से पता चला कि ये तरीका अपनाया जाए। मैडम, ये बताइए कि ये जो तरीका है आपका काफी अनोखा तरीका है और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी जो है झूम रहे हैं, गा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, उपस्थिति बढ़ी है ऐसे में? जी, जब से मैं ये झाल के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, कक्षा आनंददायक लग रही है और बच्चे भी पढ़ने का आनंद उठा रहे हैं और इस वजह से बच्चे की उपस्थिति कक्षा में बढ़ती जा रही है और बच्चे जो है नियमित रूप से कक्षा आ रहे हैं। आज जो इतने सारे बेंच भरे हुए देख रहे हैं, ये मेरे पढ़ाने के तरीका का ही नतीजा है कि बच्चे जो है रोज रोज स्कूल आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं
और पढ़ भी रहे हैं। मैं झाल के माध्यम से इन लोगों को गिनती भी सिखाती हूँ और कभी कभी जब ये लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो इन लोगों का मैं कक्षा में जो है आनंद प्रदान करने के लिए झाल के माध्यम से गाना वाना भी करवाती हूँ। उपस्थिति बढ़ी है। हाँ, उपस्थिति इन लोगों की बढ़ी है। गिनती कैसे सिखाती हैं जरा बताइए। गिनती भी मैं झाल के माध्यम से सिखाती हूँ। याद ऐसे में याद रहता है बच्चों को। हाँ, बच्चे को याद रहता है और वे आनंद भी प्राप्त करते हैं सीखने में। क्या नाम है? प्रियंका कुमारी। जी, मैं प्रियंका तो कुमारी। ये प्रियंका मैडम हैं। जरा बच्चों से ही बात कर लेते हैं। कैसा लगता है प्रियंका मैडम की पढ़ाई? बहुत अच्छा लगता है हम सबको प्रियंका मैम का पढ़ाई, क्योंकि स्कूल से जाने को मन नहीं करता है। झाल का पढ़ाई जब से हो रहा हमको बहुत अच्छा लगता है। स्कूल रोज आती हो? यस। झाल के बाद मतलब क्या लगता है कि सीख पाती हो? झाल बजता है? यस, सब चीज सीख लेते हैं झाल के बाद हम सब। अच्छा भी लगता है। हाँ। और स्कूल में कहीं ऐसे होता है क्या, झाल बजाते हैं टीचर और पढ़ाते हैं? हाँ। ऐसा कहीं नहीं? नहीं, यहाँ पे होता है सिर्फ। अच्छा, क्या नाम हुआ? सुहानी कुमारी। अच्छा, कुछ और बच्चे हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो टीचर हैं उनकी पढ़ाई कितनी अच्छी लग रही है। हम लोग की प्रियंका मैम की पढ़ाई बहुत अच्छे, हमारे क्लास टीचर बहुत अच्छे हैं। जिस दिन नहीं आती है तो क्या करती हो तुम लोग? हम लोग को मन करता कि आज हम लोग नहीं गए हैं, घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। अच्छा, रोज स्कूल आना चाहती हो? यस सर। क्या पढ़ाती है झाल बजा के? झाल बजा के हम लोग को अच्छा शिक्षा देती हैं, अच्छा से पढ़ाती भी हैं। क्या नाम हुआ? दिव्या कुमारी। बिल्कुल। तो आपने देखा, बच्चे भी संतुष्ट हैं, बच्चे भी खुश हैं और अपनी शिक्षिका की तारीफ कर रहे हैं। तो प्रियंका की पढ़ाने का जो तरीका है वास्तव में अनोखा है और बच्चों की उपस्थिति ही बढ़ी है। जाहिर है सरकारी स्कूल में जिस तरह से सरकार को उपस्थिति को लेकर चिंता सता रही है, लेकिन ऐसे शिक्षक हैं जो अपने अपने तरीकों से बच्चों को आकर्षित करने का तरीका ढूंढ लिए हैं और बच्चे भी बड़े चाव से स्कूल आना चाह रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पहले के दिनों में ऐसा होता था कि जो बच्चे नहीं पढ़ते थे उनके माँ बाप कहते थे कि पढ़ोगे नहीं तो झाल बजाओगे। आज ज़माना बदल गया है, झाल बजाया जा रहा है और बच्चे सीख भी रहे हैं। और ये कवायद अगर लगातार जारी रही, ये आविष्कार अगर लगातार जारी रहा तो बच्चों की जो उपस्थिति है अपने क्लासेस में, स्कूल में, वो भरी पूरी रहेगी। अच्छा प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। बेटियां हैं तो कल है और बेटियों से ही घर रोशन होता है। 14 साल की उम्र में पटना की आद्या चौधरी ने 200 पन्नों की किताब लिख डाली है। आद्या ने अपने 14 साल के अनुभव को साझा किया। उनका कहना है कि वो अपनी माँ बाप की इकलौती संतान है और बेटी होने की वजह से अक्सर ताने सुनने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को इस किताब में लिखा है कि बेटी भी कम नहीं होती। आद्या से बातचीत की हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने। लड़कियां ही घर की रौनक होती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़कों और लड़की में भेदभाव किया जाता है। यही वजह है कि इस भेदभाव के कारण एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ 9th में पढ़ती है, लेकिन उसने 200 पन्नों का एक नॉवेल लिख डाला है। अपनी भावनाओं को उसने किताब के जरिए लिखा है और बताने की कोशिश की है। हम बात कर रहे हैं अद्या की, जो 9th में पढ़ती है। आखिर नॉवेल लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों नॉवेल लिखी सिर्फ इतना कम उम्र में, हम इसी से जानते हैं। मेरा नाम आद्या चौधरी है, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ और मैंने जो ये बुक लिखा है इसका नाम है दी ओनली हेiress, जिसका हिंदी में मतलब होता है इकलौती उत्तराधिकारी। और अगर आप पूछें कि मुझे इस किताब को लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला, कहाँ से मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला, तो मैं इनफैक्ट अपने पेरेंट्स की सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ। तो सोसाइटी में ना सिर्फ मैंने अपने साथ बल्कि अपने सराउंडिंग्स में देखा है कि किस प्रकार इस सोसाइटी में गर्ल्स को इनफैक्ट पूरे होल फीमेल कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें लड़कों से कम आंका जाता है। यही सब हर लेवल पे मैंने खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। यही सब देखते देखते मुझे लगा कि इस चीज़ पे कुछ ऐसा लिखना चाहिए जो कि लोगों को प्रोवोक करे, जो कि लोगों को बताए कि जो लड़कियां होती हैं वो कम नहीं होती। लेकिन अद्या इकलौती संतान है, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, हम इनके पापा से जानते हैं। ऐसा इकलौती संतान अद्या है आपकी, कारण क्या है? सरकार भी कहती है हम दो हमारे दो, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। लेकिन भारत की जो वर्तमान स्थिति है वो जनसंख्या विस्फोट की ओर है। उसमें एक योगदान अगर आप खुद पहले तो खुद अपने आप में कंट्रोल कीजिएगा, चाहे आपकी संतान कोई भी हो, बेटी हो या बेटा हो, एक रखते हैं तो आप उसकी परवरिश अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो बेटा हो तो ही आपका वो वंश चलेगा, बेटी हो तब भी वंश आप चला सकते हैं। इस मानसिकता को बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत है और
कोच कोई भी हो, एक अनुपात बिगड़ ना जाए, इसलिए हर आदमी बेटा ही चाहेगा और एक ही संतान सबको हो, तो ये भी अनुपात बिगड़ सकता है। तो जो भी आपको संतान हो, पहले तो उससे खुश रहिए, उसकी परवरिश अच्छी से कीजिए, उससे पढ़ाइए लिखाइए खूब, और वही बराबर है। बेटियां और बेटे में कोई फर्क ना करें, छोड़ियां छोड़ों से कम नहीं होती हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि बेटियां कभी भी बेटों से कम नहीं होती है, और ये बुक उसी का उदाहरण है कि एक बेटी ने कैसी अपनी भावनाओं को लिखा है। सिर्फ 14 साल की उम्र में आद्या ने ये बुक लिखे हैं। कारण यही है, कहीं ना कहीं समाज की तरफ से इतनी यातनाएं मिली हैं, इतना उससे सुनाया गया है कि उसने अपनी भावनाओं को इस किताब में लिख डाले हैं और सबको बता दिया है कि बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं होती हैं, बेटियां भी घर का चिराग ही होती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 जेसीबी, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटनास्थल पर पहुंची। इस नक्सली